सो गाइस, पिछले सेशंस के अंदर हम लोगों ने ये दो पहले यूनिट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इनको अपन ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। इस सेशन के अंदर हमारी बाकी की सारी यूनिट्स को अपन इसी सेशन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ऑर्डर क्या रहने वाला है, हम पहले स्टार्ट करेंगे पेबल मैनेजमेंट से, ठीक है। उसके बाद हम कैश एंड इन्वेंट्री की तरफ जाएंगे। लास्ट अपन फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल करके इस सेशन को क्लोज कर देंगे। हमारा वर्किंग कैपिटल पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेबल्स मैनेजमेंट के साथ में। पेबल्स बेसिकली करते क्या है, ठीक है। पेबल्स आपका करंट लायबिलिटीज़ होता है एंड आपको पता ही आपकी वर्किंग कैपिटल को कम करता है, राइट। क्यों कम करता है? क्योंकि जहाँ मुझे पहले डे 1 के ऊपर अपना स्टॉक का पेमेंट करना होता एंड वो मेरा फंसा रहता, लेट्स से मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 60 दिन का, अगर तो मेरा 60 डेज तक फंसा रहता मेरा पैसा, राइट। क्रेडिट पीरियड अगर मुझे मिल जाता है, लेट्स से 30 दिन का मुझे क्रेडिट पीरियड अगर मुझे मिल गया, तो वही मेरा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाता है किसमें, डे 31 पे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम डे 1 टू डे 30 एंड यहाँ से लगा रहेगा टिल माई ऑपरेटिंग साइकिल एंड्स, विच कुड बी 60 डेज, मे बी 90 डेज, वॉट एवर यू टेक। तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम कर देते हैं, ठीक है। इन्हें में आपकी वर्किंग कैपिटल सेव कर देते हैं 30 दिन के लिए। तो दैट इज़ क्रेडिटर्स, राइट। अब इसके अंदर पेबल्स मैनेजमेंट के अंदर एक ही क्वेश्चन को आप डील करते हो। देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर बेसिकली आपसे वो पूछता है क्या आपको कैश डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीधे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट टर्म्स दे रखी हैं 210 नेट 55 डेज़ की, ठीक है। 210 नेट 55 डेज़ की आपको क्रेडिट टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे टैकल करेंगे, समझना। 210 नेट 55, ठीक है। तो आपको क्रेडिटर ने क्या बोला है, अब आपका क्रेडिटर हो गया वो, ठीक है। वो वहाँ रिसीवर्स था, वो अपना डेटर था, अब अपना क्रेडिटर हो गया, ठीक है। क्या बोला है कि 10 दिन के अंदर पे कर दे, 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं करेगा तो 55 दिन में देना पड़ेगा विदाउट कैश डिस्काउंट, यानी जितना भी पहले डिस्काउंट कट के मिल रहा था अभी उतना डिस्काउंट अपने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, रुको एक काम करता हूँ मैं, इसको उधर ले आता हूँ, यहाँ पे क्यों खराब कर रहा हूँ, लिखा हुआ है ना इधर, इसको मैं कम करके 55 कर देता हूँ, ठीक है। 55 डेज हो गया अपने, ठीक है। आपके पास अभी दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, जब आप 10th डे पे खड़े हो तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको पेमेंट कर दो एंड आप 2% डिस्काउंट अवेल कर लो, ठीक है। लेकिन ये पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। आपकी वर्किंग कैपिटल की साइकिल लंबी हो जाएगी क्योंकि आप जल्दी पे कर रहे हो भी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से पैसा लेके आना पड़ेगा। 10th डे पे करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा लेके आना पड़ेगा। जहाँ से भी पैसा लेके आना पड़ेगा उस सोर्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। लेट्स से आप लोन लेके आ रहे हो तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा लेट्स से 12% का, 16% का पकड़ लो, 16% पर एनम का आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। अगर मैं लेके चलता हूँ कि मेरा इनवॉइस अमाउंट 100 रुपये का था, ठीक है, तो 10th डे पे मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 98 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपये का तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, 2% का मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मुझे 98 पे करना होगा। कि 98 मुझे कहीं से लोन लेके आना पड़ेगा, जिसके ऊपर मुझे 16% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। ये पर एनम है, ठीक है, पर एनम का मुझे इंटरेस्ट देना है। ऑप्शन 2 मेरा क्या है, ऑप्शन टू मेरा ये है कि मैं अपने क्रेडिटर को ही बोलूँ कि सर लोन लेना पड़ेगा, कुछ हेल्प कर दो सर। लगे ठीक है, चिंता मत करना, तेरे को 10 दिन पे करने की तो जल्दी क्या है, तो 10 दिन में पे मत कर, तो 55 डे पे पे कर देना, 55 डे पे पे कर देना। लेकिन ऐसे केस में तेरे को 2 रुपये ऊपर से देना पड़ेगा ना 55 डे के ऊपर, ठीक है। तो एक काम कर, तो 55th डे के ऊपर मुझे पूरा 100 रुपये पे कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 98 का एक तरीके से लोन नहीं लेना पड़ा, ठीक है, जिसके लिए आपने 2 रुपये बढ़ा के 100 रुपये पे किया, ठीक है। क्या अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की फॉर्म को छोड़ के मैं इसकी सब्सटेंस देखूं, मैं इसकी कोर समझूं, इसकी फीलिंग समझूं इस सब्सटेंस की, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से 10th डे से लेके 55 डे तक इस ट्रांजेक्शन को मेरे क्रेडिटर ने फाइनेंस कर दिया, कह सकता हूं। एक तरीके से 10th डे से 55 डे के लिए मेरे क्रेडिटर ने मुझे फाइनेंस कर दिया। पहले मुझे लोन लेना पड़ता इतने दिन तक के लिए, अब एक तरीके से क्रेडिटर ने फाइनेंस कर दिया, जिसके बदले
मुझे उसे 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो क्या मैं उस 2 रुपये को इंटरेस्ट बोल सकता हूँ? वो 2 रुपये को इंटरेस्ट बोल सकता हूँ कि एक तरीके से क्रेडिटर ने जो मुझे फाइनेंस किया है इतने दिनों के लिए, उसके लिए मुझे उसे 2 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो कि सर 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 ये 98 जो था ये तो 2 रुपये डिस्काउंट काटने के बाद है। मैं बोल रहा हूँ नहीं लाला, ये 90 डिस्काउंट काटने के बाद नहीं है, ये 100 रुपये 2 रुपये डिस्काउंट 2 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ के है। पहले मुझे 98 पे करना पड़ता, उसने बोला कि उसने तुमको मोहलत दी कि नहीं तेरे को मैं 45 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ, लेकिन तू मुझे 2 रुपये जोड़ के देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2 रुपये मैंने एक तरीके से इंटरेस्ट पे किया है। वो 98 तो मैंने पे करा ही करा है, साथ में मैंने 2 रुपये का इंटरेस्ट और पे किया है 45 डेज का लोन लेने के लिए इस क्रेडिटर से एक तरीके से। तो ये 98 2 रुपये डिस्काउंट काट के नहीं है, ये 100 रुपये सब्सटेंस अगर मैं देखूँ तो इस 100 रुपये के अंदर 2 रुपये का इंटरेस्ट है। रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस। ठीक है, सो नज़रिया बदलना अपने को बस। तुम लोग यहाँ से यहाँ, तुम लोग यहाँ से इधर देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम इससे इधर देखो। ठीक है, तो ये 2 रुपये के तरीके से इंटरेस्ट हो गया। तो अब सिंपल सा मैटर है, आपको डिसाइड करना ऑप्शन 1 कि मैं लोन लेके पे कर दूँ या मैं लोन नहीं लेके क्रेडिटर से उधार ले लूँ एक तरीके से 45 दिन के लिए एक्स्ट्रा, 45 दिन के लिए फाइनेंस करा लूँ क्रेडिटर से, इसके लिए मुझे 2 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन चूज़ करने का आपके हाथ में तरीका सिंपल सा है। आपको पता है क्रेडिटर को आपको देना है 2 रुपये का एक तरीके से इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन और आप इसको कंपेयर कर लो कि अगर मैं लोन लेता तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता इतने दिनों के लिए। वो तरीका हो गया, एक तरीका तो हो गया इंटरेस्ट कंपेयर कर लो। दूसरा तरीका थोड़ा सिंपल नहीं भी है बट सिंपल भी है। मतलब कैसे, आपने पहले इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कंपेयर कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका है जिसमें आप रेट कंपेयर कर लो, कर सकते हैं। यहाँ पे 16% का है लोन का, तुम सिमिलर सी रेट निकाल लो कि अगर मैं लोन नहीं लेता, मैं क्रेडिटर से फाइनेंस कराता तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता एक तरीके से, वो रेट निकाल लो। वो रेट को इससे कंपेयर कर लेना, जिसकी कम होगी वो कर लेना। यहाँ पे आप लोन लेके फाइनेंस कर रहे हो, यहाँ पे आप क्रेडिटर से फाइनेंस कर रहे हो, दोनों की रेट निकालो, दोनों को कंपेयर कर लो। इसकी रेट आपके पास है, क्रेडिटर की रेट आप निकाल लो। क्रेडिटर की रेट कैसे निकालोगे, कितने का इंटरेस्ट दे रहे हो? 2 रुपये का। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे इसमें? 98 या 100? 98 या 100, बस वही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। 98 है तुम्हारा प्रिंसिपल, क्योंकि फाइनेंस तुम्हें 98 किया है उसने। 98 तुमको देना था तो तुमने नहीं दिया, तो उसने कहा कि ठीक है इसके ऊपर 2 रुपये का इंटरेस्ट और दे देना। तो 98 रुपीज़ तुम्हारे फाइनेंस हुए हैं, जिसके लिए तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एंड 2 + 98 मिला के तुम्हारा 100 हो गया। ये तुम्हारा अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 98 है, 2 इंटरेस्ट है। अच्छा, तुम अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ये सोच के देखो ना, अगर तुम नहीं करते तो क्या करते? तो तुम 98 का लोन उठाते। तो क्रेडिटर अगर तुम्हें लोन दे रहा है एक तरीके से, तो मैं मे भी ऐसा दिख रहा हूँ कि सर इसके अंदर लोन कहाँ है, पैसा थोड़ी आया है मेरे पास क्रेडिटर से। फीलिंग समझो ना, देना पड़ता 98, अब नहीं देना पड़ रहा है, तो एक तरीके से 98 का लोन हो गया ना। या फिर ऐसा समझो कि ये नहीं लेते, इससे नहीं लेते, तो कहीं और से 98 लेके आते, तो अब नहीं जा रहे हो तो भी 98 का ही लोन होगा। अभी भी पहले लोन ले रहे थे, अभी क्रेडिटर से फाइनेंस कर रहे हो तो भी 98 का ही होगा, तो नीचे 98 आएगा। ठीक है, इंटू 100 किया। अच्छा, अभी ये जो तुमने इंटरेस्ट दिया 2 रुपये का, ये तुम्हारा पर एनम के लिए नहीं है, ये तुमने कितने दिन के लिए दिया? ये 98 को तुमने कितने दिन यूज़ करने के लिए 2 रुपये का इंटरेस्ट दिया है? 10 से लेके 55 दिन तक के लिए, यानी सिर्फ 45 डेज। 45 डेज के लिए तुमने 2 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो तुम्हारी एनुअल इंटरेस्ट तो और ज़्यादा आएगी। कैसे आएगी? ये तो सिर्फ 45 डेज का है, एनुअल तुम्हें चाहिए 365 डेज का। तो 45 से डिवाइड मारा इसको और 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे तुम्हारा एनुअलाइज हो जाएगा। ये अभी जो 2 रुपये का इंटरेस्ट है ये सिर्फ 45 डेज का है, तो 45 डेज से डिवाइड कर देंगे तो 1 डे का आ जाएगा। 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 डेज का हो जाएगा वो। तो एनुअल, इसको कहते हैं अपन एनुअलाइज करना। जैसे अपन पहले कर रहे थे एनुअलाइज, वैसे अपन यहाँ पे भी एनुअलाइज कर रहे हैं। कितनी रेट आएगी बताओ? 2/98 इंटू 100 इंटू 365/45, बोलो यार 16.55। ठीक है, अच्छा इसको एनालाइज क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये रेट भी तो एनालाइज है ना, तभी तो कंपेयर करोगे, वरना कैसे कंपेयर करोगे? ठीक है, अब रेट कौन सी ज़्यादा तुमको पड़ रही है? 16.55 की। अच्छा, ये अपने को मिल नहीं रहा है, अपन पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं ज़्यादा हो गया तो बढ़िया इसको चूज़ करो, इसको चूज़ करो। अरे नहीं, ये कम, ये ज़्यादा पे करनी है तुमको। ठीक है, ये भी तुमको पे करनी, ये भी तुमको पे करनी है। ऑब्वियसली तुम वो चूज़ करो जिसमें तुम्हें कम पे करना पड़ रहा है, तो तुम ये चूज़ करोगे। लोन ले लो इससे अच्छा, तो इनसे फाइनेंसिंग मत कराओ।
क्रेडिटर से, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो क्रेडिटर्स ने तुम्हारा क्या किया, फाइनेंसिंग कर दिया 45 डेज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो रेट अपन ने निकाली, ये इसको अपन सिंपली भी बोल सकते थे क्रेडिटर से फाइनेंस कराने की रेट कितनी पड़ी, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता ना इसे को, तो इसलिए ऐसे नेशनल का नाम क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट, मस्त नाम है ना, सिंपल हो सकता था पेएबल्स फाइनेंसिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। तो यही है तुम्हारा एक फॉर्मूला, यही है इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तुम्हें क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट निकालना होता है, सिंपल। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है थिंक ऑफ कैश डिस्काउंट एज इंटरेस्ट फॉर अवेलिंग एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर टी डेज, ठीक है। दस दिस फॉर्मूला गिव्स यू कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम पेबल्स। फॉर्मूला कैसे निकलता है, डी मतलब जितना भी तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज मिला है, ठीक है। डिस्काउंट ही तुम्हारा इंटरेस्ट है, डिस्काउंट को डिस्काउंट मत देखो, इसको इंटरेस्ट की तरह देखो, रिश्ता वही है, सोच नहीं है, ठीक है। तो डी आएगा तुम्हारा ऊपर, नीचे तुम्हारा क्या आएगा 100 माइनस डी मतलब कैश डिस्काउंट, अपन ने वही तो किया, 2% अगर मेरा कैश डिस्काउंट था तो नीचे मैंने 98 लिया था ना, तो वही 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट रेट, तो नीचे 100 माइनस डी आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 365 बाई टी से, 365 मतलब साल भर का डे, टी मतलब नीचे क्या है, जितने दिन का तुम्हें बेसिकली फाइनेंसिंग मिला क्रेडिटर से, जिसके लिए तुमने डी रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। टी जनरली क्या होता है, जो आपको मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड है उसमें से माइनस कर दो जो आपको कैश डिस्काउंट का पीरियड है। जैसे हमारे केस में क्या था, 55 डेज तक का आपको मैक्सिमम डेज अलाउड था, एंड कैश डिस्काउंट का कितना डेज था, 10 डेज था, तो आपको बेसिकली इतने दिन एक्स्ट्रा मिल गए, इतने दिनों के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो कैसे निकलेगा, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड माइनस कैश डिस्काउंट पीरियड। अच्छा, इसको टी को निकालेंगे, अपने को बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी थोड़ी, इसका फॉर्मूला याद मत करने जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत घुमा सकता है, यहाँ पे घुमा भी रखा है एक क्वेश्चन के अंदर, दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, लेकिन जनरली क्या है कि कितने दिन के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया, बस वो समझ लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से खत्म। ये तुम्हारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो अपना प्रेफर्ड है। एक फॉर्मूला इसे ने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी दे रखा है, जो इतना यूज़ नहीं आएगा, अगर मे भी पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालो तो आपको ये लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोले तो आप सिंपल इंटरेस्ट ही लगा देना। कैसे क्या है ये 100/100 माइनस डी, ऊपर 365 बाई टी की पावर -1। कैसे आया ये देखो अपने पास है इसका पूरा डेरिवेशन, ठीक है। ये तुम्हारा जो डी है ये एक तरीके से तुम्हारा रेट है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 1 + r की पावर n कर देना, -1 करते हैं रेट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा r कितना है, r है तुम्हारा d माइनस d/100 माइनस डी, ये तुम्हारा r है, ठीक है। ये तुम्हारा r है d/100 माइनस डी रुपये का तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ रहा है कितने रुपीज़ के लिए, तुम्हारा r हो गया d/100 माइनस डी, तो d/100 माइनस डी रख दिया r की जगह पे, ऊपर अपने को n चाहिए होता है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे अपने को चाहिए 365 बाई टी, ठीक है, क्योंकि t आपका एक पीरियड है। ऊपर बेसिकली आता है कि आप कितने कंपाउंडिंग कर रहे हो, कितनी बार आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, क्या आप एक बार कंपाउंडिंग कर रहे हो तो एक आएगा, आप 2 साल का ले रहे हो तो आपके 2 कंपाउंडिंग होती है तो आपका 2 आता है, आप 3 साल का ले रहे हो तो आपकी 3 कंपाउंडिंग होती है तो आप 3 लेते हो। यहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग कितने टाइम्स हो रही है, 365 बाई टी टाइम्स की। अच्छा, अभी इसको मैं समझाने गया ना तो मैं कंपाउंडिंग के रूल्स में चल जाऊँगा, जो तुम्हारे कोर्स में इतना नहीं, फाइनल में तुम पढ़ोगे, तो सिंपल समझ लो, ऊपर 365 बाई टी आता है, कंपाउंडिंग बता रहा है बेसिकली आपको, टी डेज में आपकी एक कंपाउंडिंग हो रही है, तो साल भर में आपकी कितनी कंपाउंडिंग होगी, 365 बाई टी, ठीक है। कंपाउंडिंग तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, वो फाइनल लेवल पे जाके पढ़ोगे कि इसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। 365 बाई टी ले लिया, नीचे साइड में -1 कर दिया। अच्छा, इसको तुम खोलोगे तो ये बन जाएगा 100/100 माइनस डी, सिंपल। देख भी लो कैसे खोला है, ये ऊपर 100 माइनस डी एलसीएम आ जाएगा, तो 100 माइनस डी प्लस डी से डी कटा, 100 आ गया, नीचे 100 माइनस डी। वैसे तो ये काम आएगा नहीं, बट अगर ठीक है आ जाए तो पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अपन ने देखा था, वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 210 नेट 55 डेज है, 16% कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट है, जो मैंने बताया क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर। डिटरमाइन करो कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फुल क्रेडिट पीरियड। कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग कैश डिस्काउंट क्या आएगा, 2/98 इंटू 365 बाई 45 इंटू 100। यहाँ पे डेज मैंने 360 बोल दिया है, वहाँ पे मैंने 365 लिया था, तो आपकी रेट यहाँ पे 16.33 आई है, ठीक है। एंड वहाँ पे 16% की है, तो बेटर कहाँ से लोन लेना है, ये ले लो भाई, ये लेके कैश डिस्काउंट पे कर दो एक तरीके से, इससे फाइनेंसिंग मत कराओ क्रेडिटर से, ठीक है। बस खत्म। कस्टमर शेल अवेल कैश डिस्काउंट एंड पे आउट 10th डे बाय अरेंजिंग फंड्स एट द रेट 16% पर एनम। इतना ही था इस यूनिट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म है यूनिट। और एमसीक्यू में आ गया बन तो।
ठीक है, यूनिट 5 आ गई अपनी। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, यही वो पॉइंट है जिसके अंदर मैंने कहा थोड़ा सा घुमाया और क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का टर्म्स क्या मिल रहा है, 210 नेट 30। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, मिस्टर गौतम है जो अकाउंटेंट है कंपनी का, अकाउंटेंट है कंपनी का मिस्टर रोहित, सॉरी रोहित है, ओनर है गौतम तो। ठीक है, कैरेक्टर्स में थोड़ा कंफ्यूज गया हूँ मैंने पढ़ा नहीं ना, तो पढ़ के बता देता हूँ और क्या। ठीक है, रिव्यू ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड्स बाय द ओनर मिस्टर गौतम रिवील दैट द पेमेंट्स आर यूजुअली मेड 15 डेज आफ्टर परचेज आर मेड, यानी कंपनी 15 दिन के अंदर पे कर रही है अभी। ठीक है, जबकि उसको पीरियड अलाउड है 210 नेट 30। समझ रहे हो हरकत क्या कर रही है कंपनी, 10 दिन में पे कर देती तो 2% का डिस्काउंट मिल जाता, या फिर सीधे 30 दिन में पे करती, ये तो बीच में अटक गई। 15 दिन में पे कर रही है तो मतलब कैश डिस्काउंट भी नहीं ले रही और पूरा क्रेडिट पीरियड भी यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो एक तरीके से यहाँ पे समझ रहे हो यहाँ पे कंपनी कर क्या रही है, यहाँ पे कंपनी 2 रुपये का डिस्काउंट, 2 रुपये का इंटरेस्ट बोलना चाहिए, 2 रुपये का इंटरेस्ट कितने दिन के लिए ले रही है बताओ, यही है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। 2 रुपये का इंटरेस्ट कंपनी कितने दिन के लिए दे रही है, 10 दिन में पे कर दे, 10 दिन में पे कर देती तो उसको 2 रुपये कम देना पड़ता। अब वो 15वें दिन पे कर रही है यानी 5 दिन बाद, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी 2 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है 5 दिन के लिए, इवन तो उसको मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड था, वो 20 दिन का एक्स्ट्रा ले सकती थी, लेकिन कंपनी ने 5 दिन के अंदर ही 2 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। अच्छा मुझे बताओ 5 दिन नहीं करके वो 30वें दिन पे दे, 15वें दिन पे नहीं छोड़ के तीसरे दिन पे दे, 30वें दिन पे देती तो वही 2 रुपये का इंटरेस्ट उसको देना होता 20 दिन के लिए। लेकिन कंपनी ठेरी ना समझ, कंपनी भी नहीं मतलब जो आएगा इसमें बंदा आएगा वो 2 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है 5 दिन के लिए, बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये बस यही क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, व्हेन आस्क्ड व्हाई द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट डिस्काउंट द अकाउंटेंट मिस्टर रोहित, देखा अकाउंटेंट चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है इसलिए इसको नहीं पता था। ठीक है, तो मिस्टर रोहित रिप्लाइड दैट इट कॉस्ट ओनली 2% फॉर दीज फंड्स, यानी डिस्काउंट का तो कॉस्ट है 2% का ही है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लोन लेना पड़ता तो 12% कॉस्ट करता। बताओ ना समझ 12% पर एनम कॉस्ट है ये, और ये जो 2% है तो सिर्फ 5 दिन की कॉस्ट है। तो वो गलती कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा उसने अपने से, तो रेफर कर देना उसको तुम लोग। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एनालाइज व्हाट मिस्टेक इज रोहित मेकिंग। सबसे पहला तो तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं करी, कंप्लीट कर पहले तो। ठीक है, दूसरा तुम इसको बताओ कि वो क्या कर रहा है, वो पर एनम कॉस्ट को मिक्स कर रहा है 5 दिन की कॉस्ट के साथ में, दूसरी गलती कर रहा है वो। ठीक है, एंड बोल रहे इफ द फर्म कुड नॉट बोरो फ्रॉम द बैंक वॉट एंड वॉज फोर्स टू रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड्स, वॉट सजेशन माइट बी मेड टू रोहित दैट वुड रिड्यूस द एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई। बहुत सिंपल, सबसे पहले आप उसको बताओ कि भाई तू गलती ये कर रहा है कि तू पहले तो रेट गलत निकाल रहा है, रेट निकाल के दिखा दो सही सही रेट कितनी है इसकी, फाइनेंसिंग करने की, ट्रेड क्रेडिटर से फाइनेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है कितने रुपए के ऊपर, 98 के ऊपर, कितने दिन के लिए दे रहा है, डेज 365/5 इंटू 100, बताओ 149% आएगा ये। क्यों याद है मेरे को, इंटर से करता रहा हूँ मैं क्वेश्चन इंटर में भी था मेरे ये, तब से अब तक ये। अच्छा 140 एग्जैक्ट एकदम, मेरे को लगा गलती से मैंने जोश में 1-2% कम तो नहीं बोल दिया, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, 2/98 इंटू 365/5 इंटू 100 49%। ठीक है, यहाँ पे 149% कॉस्ट पड़ रही है उसको पर एनम, यहाँ पे से 12% पड़ गई, क्या ना समझ आदमी। ठीक है, इतना गलती कर दिया इसने। दूसरा क्या है कि अगर कंपनी बोरो नहीं कर सकती फंड्स, मतलब यहाँ पे तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है ट्रेड क्रेडिट से फाइनेंसिंग करने की, 149%, लोन ले लेते तो 12% की पड़ती। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा है यहाँ पे कि लोन ले ले, लोन लेके 10 दिन में पे कर देता, कैश डिस्काउंट ले लेता इससे तो अच्छा। ठीक है, ये ऑप्शन होता, लेकिन वो अवेल नहीं कर सकती कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है कि हम ट्रेड क्रेडिट फंड्स नहीं लेके आ सकते, हम मतलब सॉरी वी कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंक, सॉरी हाँ हम लोग बोरो नहीं कर सकते बैंक से, तो मतलब हमारे पास ये लेने का ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करोगे? तो बोले अरे ना समझ, अगर वही सीन है तेरे पास, अगर तू लोन नहीं लेके आ सकता और तुझे क्रेडिटर से ही फाइनेंसिंग करानी है तो पूरे 20 दिन लेना उससे, पूरे 20 दिन ले, 10वें दिन से 30वें दिन तक का पूरा यूटिलाइजेशन करना, उससे तुम्हारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि देखो इंटरेस्ट कॉस्ट कम करनी, कैसे कम हो जाएगी, वो 2 रुपये आपको 98 के ऊपर देना है इंटरेस्ट, कितने दिन के लिए हो जाएंगे अभी ये 365/20 के लिए हो जाएंगे, वो इंटू कर दो 100 से, तुम्हारे पास आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आती है बताओ, 149/4 हो जाएगी शायद, 149%/4 आ जाएगी, कितनी आएगी?
हाँ, ये 149/4 ही है ना ये। हाँ वही, मतलब पहले 5 की थी, अभी 20 है, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये 37.24 हो गई ना कम इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट एनुअल। बस यही करना था अपने को, ये बताना है इसके अंदर। इफ द बैंक लोन फैसिलिटी कुड नॉट बी अवेलेबल देन द कंपनी शुड रिजॉर्ट टू यूटिलाइज मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड एज पॉसिबल। मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड जो मिल रहा है ले लेना भाई। ठीक है, देयरफॉर पेमेंट शुड बी मेड इन 30 days टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट। खत्म, यही था। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको बोलता है कि कंपनी रॉ मटेरियल अक्वायर कर रही है, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 40 days ऑफ परचेस। ठीक है, हाउएवर ए लिमिटेड हैज अ चॉइस ऑफ पेइंग ₹98.50 पर ₹100 इट ओव्स टू एक्स लिमिटेड ऑन और बिफोर 10th day ऑफ परचेस। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एग्जामिन वेदर ए लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट अज्यूमिंग एवरेज बिलिंग ऑफ ए लिमिटेड विद एक्स लिमिटेड इज ₹10 लाख एंड एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यील्ड अ रिटर्न ऑफ 15% एंड द कंपनी पेज द इनवॉइस। मतलब क्या बोल रहा है ये कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 40 दिन के अंदर 40 दिन पे पे करते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ₹98.50 पे करो ₹100 के ऊपर, अगर आप 10वें दिन या उससे पहले पे कर देते हो। ठीक है, आपको बताना है कि क्या आपका ऑप्शन कौन सा बेटर है। अगर आपका इनवॉइस का अमाउंट 10 लाख का है, ठीक है, एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यील्ड अ रिटर्न ऑफ 15%, यानी आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% का रिटर्न मिल जाता। ठीक है, एंड कंपनी पेज द इनवॉइस। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि आपको जैसे अपने को रेट से कंपैरिजन करना होता है ना, ये रेट का कंपैरिजन अपन तब करते हैं जब अपने पास इनवॉइस अमाउंट नहीं दे रखा हो। जब अपने को इनवॉइस अमाउंट दे रखा हो, जैसे यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट दे रखा है 10 लाख का, तो आप निकालोगे कैश फ्लो कि इसमें कितना, इस ऑप्शन में कितना कैश फ्लो, दूसरे ऑप्शन में कितना कैश फ्लो, उसको कंपेयर करोगे आप। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे आप, तो ऑप्शन 1 क्या है कि आप कैश डिस्काउंट ले लो। करेक्ट, ऑप्शन 1 कैश डिस्काउंट ले लो। ऑप्शन 2 क्या, कैश डिस्काउंट मत लो। ठीक है, वही यहाँ पे दे रखा है, कैश डिस्काउंट एक्सेप्टेड, कैश डिस्काउंट नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट कर देते हो तो आपको आज डे 10th की बात हो रही है ना, 10वें दिन से पहले क्यों पे करोगे तुम? 10वें दिन तक तो कम से कम खींचो ना उस क्रेडिटर को। ठीक है, 10वें दिन पे तुम 10वें दिन में पे करोगे तो कितना पे करोगे? 9,85,000। 10 लाख का तुम्हारा इनवॉइस अमाउंट है, तो इसका 98.5% हो जाता है 9,85,000। ठीक है, 9,85,000 तुम पे करोगे। ठीक है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम्हें डे 10 पे कुछ पे करना नहीं है। ये तुम्हारा पे होगा सीधा डे, कौन सा डे है, डे तुम्हारा 40, डे 40 पे होगा तुम्हारा 10 लाख का पूरा, तो तुम्हारा पेमेंट टू सप्लायर हो जाएगा 10 लाख का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी कमा सकते हो। कितना? 15% का। अच्छा देखो ये क्या चीज़ हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर वो बोरोइंग की बात करता कि कंपनी कैन बोरो एट 15%, तो अपन क्या बोलते हैं कि कंपनी अगर 15% का लोन ले सकती है, तो जिस केस के अंदर कंपनी कैश डिस्काउंट एक्सेप्ट करके 10वें दिन पे कर रही है, तो इस केस के अंदर कंपनी का इंटरेस्ट भी आता। कितने दिन का आता? 10 से लेकर 40 दिन तक का इंटरेस्ट आता, क्योंकि कंपनी को लोन लेके पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी लोन का ऑप्शन का एग्जाम्पल में लोन नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल जाता है अपने को 15% का। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो तुम इस वाले में कमा पाओगे ना, जिसमें तुम डे 10 पे नहीं कर रहे हो, जिसमें तुम डे 40 पे जा रहे हो। कितने दिन का कमा पाओगे तुम इन्वेस्टमेंट रिटर्न? 30 दिन का। यहाँ पे डे 10 पे तुमने 9,85,000 पे नहीं किया। ठीक है, तो 30 दिन तक के लिए डे 10 से लेकर डे 40 तक आप ये 9,85,000 को इन्वेस्ट कर सकते हो। कितनी रेट पे? 15%। वैसा आपका निकलेगा, देखो दे रखा 9,85,000 इंटू 30/365 इंटू 15%। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उससे रिटर्न मिल गया, उसको आपने नेगेटिव में लिख दिया क्योंकि रिटर्न है, ये आपने पेमेंट है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो, इसलिए इसको नेगेटिव में लिखा, तो आपके पास ये नेट आउटफ्लो आ गया, ये नेट आउटफ्लो आ गया। ठीक है, अच्छा अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स होती तो उसको अपन यहाँ पे ऐड करते। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आता, वो यहाँ पे ऐड होता। और इन्वेस्टमेंट है तो वो जहाँ पे मिलेगा रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ मिलेगा? वो तो इधर ही मिलेगा ना, नॉट एक्सेप्टेड में। इसमें थोड़ी है ऑप्शन, इसमें तो तुम्हारा डे 10 पे पैसा जा रहा है, इसमें तुम्हारा पैसा डे 10 पे नहीं जा रहा है, डे 10 से डे 40 पे जा रहा है। तो 30 दिन के लिए तुम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 30 दिन का तुमने रिटर्न यहाँ पे ले लिया। बस ये ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ फंड्स होता तो वो यहाँ पे आता, रिटर्न है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सेम ऐसा एग्जाम्पल अपन ने अपने Q&A कॉपी में डाल रखा है, तो वो एग्जाम्पल तुम देख लेना, कॉस्ट ऑफ फंड्स वाला एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे डाल रखा है, वो देख लेना एक बार, ये क्लियर हो जाएगा उससे। बोलो तो दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको यार। ये अपना एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स 16% का है एंड ये 1 लाख का इनवॉइस अमाउंट है। ठीक है,
टर्म्स वही हैं 210 नेट 55, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट एक्सेप्ट कर रहे हो यानी 10 डे पे पे कर रहे हो, डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप 55 डे पे पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 98,000 का सप्लायर को पेमेंट आ गया। एंड इसी वाले केस के अंदर आपने लिखा है कॉस्ट ऑफ फंड्स 1960 का आपने इंटरेस्ट पे किया बैंक को, क्योंकि आपको लोन लेके पे करते हैं आप ये। तो इस पर इंटरेस्ट आता है कितने दिन का, 55 - 10 यानी 45 डेज़ का। तो 45 डेज़ का अपन ने इंटरेस्ट ले लिया। और इस वाले केस के अंदर अपन ने कुछ नहीं लिया, डायरेक्टली पेमेंट ले लिया। समझ गया? अगर लोन लेना है, लोन का बोला है तो यहाँ पे ले लो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न बोला है तो वो यहाँ पे ले लो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये कंफ्यूज मत करना कि आपने इसमें ब्रैकेट यहाँ पे लगाई है, उसमें तो उल्टा हो रहा है, इसमें तो ब्रैकेट इस पर लगाइए। अरे एक ही बात है, ये लोगों ने आउटफ्लो को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और इनफ्लो को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये नेट आउटफ्लो इनका ब्रैकेट के बाहर आ रहा है। मैंने उल्टा किया, मैंने आउटफ्लो को ब्रैकेट में ले लिया और इनफ्लो को ब्रैकेट के बाहर रख दिया। एक ही तो बात है ना, फ़र्क है कि कुछ आएगा तो सेम ही ना आंसर। बस यही था ट्रेड पेबल्स के अंदर, खत्म है तुम्हारा ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अच्छा, और इसी के अंदर ऐसे ही कभी कभी ऐसा बोल सकता है, मतलब आएगा नहीं, जो जिस तरीके से अपने रेट यहाँ पे निकाला ना, इसी तरीके से अपन रेट निकाल सकते हैं रिसीवेबल्स के लिए भी। जैसे ये तो अपन ने पेबल्स के लिए किया, यही अपन रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते थे। ये क्रेडिटर है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्रेडिटर है, तो तुम तो इसके रिसीवेबल हो गए ना, तुम इसके रिसीवेबल हो गए, तुमने उससे उधारी ली है, उसको तुमको उधारी दी है, उसके लिए तुम रिसीवेबल। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट निकालो, तो जैसे अपन ने यहाँ पे तामझाम करके रेट निकाली, वैसे ही उसमें निकाल देना, ठीक है। इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट वैसे निकाल के खत्म करना जैसे अपन ने अभी निकाली रेट, D/100 - D × 365/T × 100, वैसा खत्म है, बस यही था, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ कैश के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले राजा, आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके प्रथा के अनुसार अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी, राइट। और नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो गाइस, लास्ट रिविजन सेशन है, पूरे जोश के साथ जाओ, लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगाओ। थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट दोनों साथ में निपटा लेंगे, ठीक है। अब अच्छा, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट के अपन क्लास में तो अपने डिटेल में बात करी थी कि ट्रेजरी क्या होता है, कैश क्या होता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ने वाले अपन, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर सिंपल आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला होता है कैश बजट वाला क्वेश्चन। उसके अंदर आपको मोटिव क्या है, बेसिकली कैश मैनेजमेंट यूनिट का मीनिंग यही है, पर्पज़ यही है कि जब जब कैश की नीड हो तब तब कैश अवेलेबल हो, जिस यूनिट को तब तक कैश अवेलेबल हो। एंड कभी अगर एक्सेस कैश पड़ा हुआ हो तो उसको आइडल मत छोड़ो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अगर कैश की नीड हो तो अवेलेबल होना चाहिए, अगर कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको इन्वेस्ट कर लो कहीं ना कहीं, खाली मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि कैश की भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुमने अगर कैश खाली एक्स्ट्रा रख रखा अपने यूनिट में, आपको ज़रूरत 1 लाख की है, मतलब कैश आदमी क्यों रखता है? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए रखता है, राइट, कि भाई पड़ा रहना चाहिए, कभी कहाँ काम आ जाए क्या मालूम, कभी भी चालान कट जाए, कभी पुलिस रोक ले, तो पैसा होना चाहिए जेब में। मतलब मेरे पापा तो हमेशा बोलते हैं कि जेब में कैश, फ़ोन में रिचार्ज और गाड़ी में पेट्रोल हमेशा होना चाहिए, तो वैसा ही सीन है। तो कैश आपको एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो कैश कंपनी रखती है क्या कि कभी कुछ ना कुछ नीड पड़ जाए तो अपने पास हो, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रख दोगे कैश, उसी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। यही कैश आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी आपके पास खाली पड़ा हुआ ही, वहाँ इन्वेस्ट करते तो वहाँ पे इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी रिटर्न मिलता, कुछ तो मिलता। या तो खाली पड़े पड़े सड़ रहा है ये और यूज़ में और नहीं आ रहा। तो इसलिए ये क्या यूनिट बोलती है कि आप कैश बजट बनाओ, प्रेडिक्ट करो, बजट बनाओ कि कितना कैश कब कब लगेगा, किस किस यूनिट में लगेगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको इन्वेस्ट कर देने का इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर दो। अगर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, ज़रूरत है बल्कि अपने को, तो उसको कहीं ना कहीं से अरेंज कर लो। ये होता है कैश बजट का मोटिव। सबसे पहले आपको कैश बजट बनाना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कैश बजट बोल रहा हूँ तो उसके अंदर कैश का मतलब कैश एंड बैंक होता है ना, ठीक है, बट कैश इक्वलेंट उसमें नहीं आता। अच्छा, कैश का मतलब क्या है? जो आइडल पड़ा हो, आइडल पड़े पड़े कुछ रिटर्न नहीं ला के दे रहा होता। अगर वो आइडल पड़े पड़े कुछ रिटर्न ला के दे रहा है तो फिर वो कैश हुआ ही नहीं ना, फिर तो वो कैश इक्वलेंट हो गया। कैश इक्वलेंट क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसमें आप इन्वेस्ट क्यों करते हो कि कैश एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैंने किसी सिक्योरिटी में डाल दिया, वहाँ बड़े रिटर्न, वहाँ पे उसमें रिटर्न भी मिल जाएगा, जब जरूरत होगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो कैश इक्वलेंट को तुम कैश में क्यों लोगे? कैश इक्वलेंट में तो अपन कैश को इन्वेस्ट करते हैं, तो कैश इक्वलेंट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बात सिर्फ कैश एंड बैंक की हो रही है, जिस पे पड़े पड़े कोई रिटर्न नहीं मिलता। कैश इक्वलेंट में पड़े पड़े रिटर्न मिलता है, एंड कैश इक्वलेंट में डाल के अपन रिटर्न लेने वाले हैं।
जो भी कैश एक्स्ट्रा आएगा उसको अपन कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो कैश का मतलब सिर्फ कैश इन बैंक, नॉट कैश इक्विवेलेंट। सिंपल। कैश बजट का फॉर्मेट क्या बनेगा, ठीक है, जितने मंथ्स का आपको बनाना है ऊपर बना देना, मंथ्स 1 मंथ्स 2 मंथ 3, जितना भी आपको बोलेगा बना देना। सबसे पहले आपका आएगा ओपनिंग कैश बैलेंस हर महीने का, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस हर महीने कैसे आएगा मैं बताता हूँ। इस फर्स्ट महीने का आपको दे रखा होगा, वो आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स हुई हैं, जो भी रिसीट्स हुई हैं, वो सबको एक साथ धड़ाधड़ लिखते जाना, ठीक है। जैसे कैश सेल आ गई, कलेक्शन आ गया, एसेट सोल्ड आ गई, अदर रिसीट्स आ गई, ठीक है। ये सबको लिखते जाना धड़ाधड़ एंड ऐड कर देना। ऐड किनको करना है आपको, ये ओपनिंग कैश बैलेंस यानी सारी बार साल ये जितनी भी आपकी इस महीने की रिसीट्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इस महीने में हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल कितना था खर्चा करने के लिए। ये आपका ओपनिंग का था, ये इतने आपके पास और आ गए, दैट मीन्स इतना मेरे पास अवेलेबल था खर्चा करने के लिए। आप पहले महीने के स्टार्टिंग में 1000 लेके आए थे, इस महीने आपने 4000 रुपये और कैश आपके पास आ गया, तो महीने में आपके पास 5000 थे ना खर्चा करने के लिए। इसके अगेंस्ट में आप खर्चे डिडक्ट करोगे, ठीक है। खर्चे कौन कौन से होंगे आपकी, जो भी पेमेंट्स आपकी सब ले लेना, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, सैलरीज एंड वेजेस, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, अदर ओवरहेड्स जो भी आ रहे हैं, एसेट परचेज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अदर पेमेंट जो भी। अच्छा, यहाँ पे कदर मत करना ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, क्या है, सब चेप देना यहाँ पे एक साथ चेप, मतलब जो जैसा आपका ऑर्डर ठीक लगेगा ऐसे चेप देना, ठीक है। आपको चाहिए पहले फाइनेंसिंग लिखनी, पहले फाइनेंसिंग को, बाद में आपको इन्वेस्टमेंट लिखनी, बाद में लिख देना, ऑपरेटिंग एंड में लिखनी, ऑपरेटिंग चलता है, कैश है, कैश की नज़र में सब बराबर है, ठीक है। तो आपको जिस ऑर्डर में लिखना है सब आ जाएगा यहाँ पे। अगर कैपिटल भी रेस कर रहे हो ना, आप कैपिटल भी रेस कर रहे हो तो कैपिटल रेस भी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने कैपिटल का रीपेमेंट किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सारे पेमेंट्स ले लेना, आपके पास यहाँ पे आ गया था टोटल कैश अवेलेबल एंड यहाँ पे आपके पास आ गया था टोटल पेमेंट्स, ठीक है। टोटल कैश अवेलेबल से टोटल पेमेंट्स माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, अच्छा वो इतना आपके पास अवेलेबल था, इतना आपने खर्चा किया, अवेलेबल में से खर्चा माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है यही अगले महीने का ओपनिंग बनेगा, फिर उसके बाद से सारा कैलकुलेशन तुम करोगे, ठीक है। तो मतलब करना क्या है आपको ये लिख देना है, ये लिख देना है, ये लिख देना है, ये आपके पहले खाली पड़े रहेंगे स्टार्टिंग में। इनको आप कब भरोगे, जब आपका पहले महीने का ये बैलेंस आएगा, इसको आप ऊपर चिपकाओगे ओपनिंग बैलेंस के नाम से, फिर इस महीने का खत्म होकर आपके पास क्लोजिंग आएगा, फिर इसको आप ऊपर चिपकाओगे, फिर आपके पास इस महीने का क्लोजिंग आएगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले महीने का खत्म करोगे, इसका क्लोजिंग, उसके ओपनिंग बनेगा मंथ 2 का, फिर उसका खत्म करोगे, लाइन से चलेगा, पहले मंथ 1 का निकलेगा, फिर मंथ 2 का निकलेगा, फिर मंथ 3 का निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अमाउंट लिखते जाना, ये पेमेंट्स लिखते जाना, रिसीट्स लिखते जाना, मैं सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन जनरली यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में एक और लाइन है तो आपको फिर ये सारा पार्ट्स भी करना पड़ेगा। वो कौन सी लाइन है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि मुझे एक मिनिमम डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे अपना है डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमें डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मेंटेन करना है, हमें चाहिए कि हमारा हर महीने के एंड में कुछ ना कुछ पैसा बचना चाहिए, एक डिजायर्ड बैलेंस होना चाहिए, यानी हर महीने के एंड में मेरा 10,000 होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके पास यहाँ क्लोजिंग बच रहा होगा आपको कंपेयर करना है कि आपका 10,000 से ज़्यादा बच रहा है या कम बच रहा है, ठीक है। लेट्स से अपन ने ऐसे एग्जांपल किया था, ध्यान हो तो अपन पूरा एक जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन था बहुत अच्छा बना था वो क्वेश्चन, मतलब अच्छा इसको आपको करना कैसे कैश बजट को, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो थोड़े बहुत तो लिख के हाथ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अपना जो एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर जो बनाया था वो काफ़ी सही क्वेश्चन था, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन के एडजस्टमेंट सारे मैंने मिक्स कर दिए थे, तो अगर तुमने एक वो क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन तुम्हें खत्म हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वो वाला दिखा लेता हूँ मैं, ये रहा, ये अपना एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या बोला है, द कंपनी वांट्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस एट ईच मंथ एंड ऑफ ₹10,000। हाँ, 1.5 पेज का क्वेश्चन, 2 पेज का सोल्यूशन, वही, ठीक है। 10,000 का आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है एंड आपका हर महीने के एंड पे कितना मेंटेन हो रहा है, 1140, यहाँ पे नेगेटिव 900, यहाँ पे 27,960, यहाँ पे 27,810 एंड आपको हर साल कितना चाहिए, 10,000 10,000 10,000 चाहिए। तो यहाँ पे आपका 10,000 से ज़्यादा है, यहाँ पे आपका 10,000 से कम है, यहाँ पे आपका 10,000 से ज़्यादा है एंड यहाँ पे आपका 10,000 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर 10,000 से ज़्यादा बैलेंस आप कहीं पे मेंटेन कर रहे हो किसी महीने में, तो आपको क्या करना है, उस एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा, अच्छा यहाँ पे भी नीचे मत देखना, मैं बता रहा हूँ मैं क्या है। तो आपको क्या करना है, 10,000 एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। अगर किसी महीने में शॉर्टफॉल हो रहा है
जैसे इस महीने में शॉर्टफॉल हो रहा है, आपका नेगेटिव 900 है एंड आपको चाहिए 10,000 का, तो आप बोरो करके ले आओगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ रहा है तो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं से उसको अरेंज कर लोगे, कैश अरेंज या फिर कैश इन्वेस्टेड, ठीक है। तो आपकी दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे, क्या होगा, एक तो कैश अरेंज्ड और कैश इन्वेस्टेड। इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब डिज़ायर्ड क्लोजिंग बैलेंस की कुछ बात कर रहा होगा, नहीं कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं अपने को, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, कैश अरेंज एंड कैन, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे अटेम्प्ट में आना हो तो तुम्हें पता हो, ठीक है। कैश अरेंज के दो मतलब हो सकते हैं, कैश इन्वेस्टेड के भी दो मतलब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सपोज करो जो पहला मंथ था, पहले मंथ में तुम्हारे पास एक्सेस था, तुम्हारे पास एक्सेस आ रहा था, तो तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहेगा पहले महीने में एक्सेस पैसे को, यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेस था, यहाँ पे तुम्हारे पास 20,000 बच रहा है एंड तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 10,000 का है, तो तुमने 10,000 इन्वेस्ट किया रहेगा, ठीक है। 10,000 तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया अगर, ठीक है। अब दूसरे महीने के अंदर तुम्हारे पास शॉर्टफॉल हो गई, दूसरे महीने में तुम्हारे पास शॉर्टफॉल हो गई। अब शॉर्टफॉल का तुम क्या करोगे, आइडियली तो तुम लोन लेके आओगे, लेकिन तुमने पहले 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे, तो अपन लोन नहीं लेके आएंगे, अपन इस इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर लेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को अपन बेच देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कैश अरेंज का मतलब दो है, या तो तुम बोरोइंग लेके आ जाओ या तो तुम इन्वेस्टमेंट को बेच दो अपने, ठीक है, दोनों। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर पूछे कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस बताओ कि इस टोटल मंथ एंड के ऊपर कितना बोरोइंग का अमाउंट बच रहा है या कितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बच रहा है, तो फिर आपको उसको साथ साथ लेते हुए चलना पड़ेगा कि इस महीने के एंड पे मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, अगले महीने में 10,000 मैंने इतने के इन्वेस्टमेंट बेच दिए क्योंकि इतने का मेरा शॉर्टफॉल था, इस महीने के एंड पे मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट बचे, फिर अगले महीने वापस से मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इतने इन्वेस्टमेंट और बेच दिए, तो नेट मेरे पास इन्वेस्टमेंट का इतना अमाउंट इतना बचेगा, समझे। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो कि इस महीने कम थे, 5,000 थे एंड चाहिए 10,000 था, तो मैं 5,000 का लोन लेके आऊँगा, क्या हो गया, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, कुछ हो गया क्या, ठीक है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि आपका इस महीने में शॉर्टफॉल था, यहाँ पे आपका 5,000 आया है एंड आपको मेंटेन 10,000 करना है, तो आप क्या करोगे, 5,000 का बोरो करोगे, यहाँ पे बोरो करोगे 5,000 का, ठीक है। अब अगले महीने आपके पास सरप्लस आ गया, तो सरप्लस का आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप इस लोन को रीपे करोगे। अगले महीने फिर थोड़ा सरप्लस आ गया, तो अगर लोन रीपे हो गया था पूरा तो इन्वेस्ट कर देना, अगर लोन रीपे नहीं हुआ था पूरा तो उसको रीपे कर देना थोड़ा सा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि अच्छा ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम लिख देना कैश अरेंज और कैश इन्वेस्टेड, जो डिफरेंस आ जाए वहाँ पे चिपका देना, खत्म। इतना दिमाग नहीं लगाना अच्छा इन्वेस्ट करना है कि बोरो करना है, लेकिन अगर आ जाए ऐसा तो पता होना चाहिए, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट केस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एक और मुद्दा डील किया था कि कभी कभी कैश अरेंज और कैश इन्वेस्टेड के अंदर एक लाइन दे देता है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट और अरेंजमेंट है ना, ये सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ सम डिनोमिनेशन विच कुड बी हंड्रेड्स, कुछ भी थाउजेंड्स, कुछ भी हो सकता है, लैक्स भी बोल सकता है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ तो थोड़ा बेटर समझेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था कि आपका इन्वेस्टमेंट, अच्छा 2 पेज का आंसर नहीं था क्या, उससे भी बड़ा आंसर था क्या, ओह ठीक है, कुछ तो क्रेजी सा क्वेश्चन बना दिया था मैंने चलो इसमें क्या लिखा हुआ, एनी सरप्लस और डेफिसिट विल बी इन्वेस्टेड और बोरोड रेस्पेक्टिवली इन द मल्टीपल्स ऑफ 1,000 रुपीज़। तो आप थाउजेंड्स में ही इन्वेस्ट या फिर आपका बोरोइंग कर सकते हो, उससे कम में नहीं हो सकता, यानी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, वैसे ये रैप बनने वाला था ना अभी शायद ऐसा आगे ठीक है, हाँ ठीक है, 1, 2, 3, 4 जितना भी है। सो आपका यहाँ पे सरप्लस था 11,040 का, ठीक है, मतलब सरप्लस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, बट आपका डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस 10,040 का है, नहीं डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस 10,000 का, सॉरी हाँ, डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,000 का है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, 1,040, लेकिन 1,040 अब तो आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते, आप 1,000 कर सकते हैं तो 2,000 कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप 1,000 इन्वेस्ट करोगे, क्यों, क्योंकि अपना जो डिजायर्ड क्लोजिंग बैलेंस है उतना अपने को मेंटेन करना है। अगर आपने 2,000 पे इन्वेस्ट कर दिया
तो मेरे पास बैलेंस कम बचेगा। अगर मैं 2000 इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 9040, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। और अगर मैं 1000 इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा बचेगा 10040, विच इज एक्सेप्टेबल टू मी, क्योंकि 10,000 का अपने को मेंटेन करना है, उसके ऊपर वो चलेगा, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10,000 का बैलेंस क्लोजिंग चाहिए था, तो आइडियली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना निकल के आना चाहिए? 1040। 1040 तो नहीं कर सकता, या 1000 कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ। क्या करूँगा? 1000 करूँगा, ताकि मिनिमम बैलेंस 10,040 मेंटेन हो जाए। 10,000 के ऊपर होना चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आएगा? 1000 का आएगा। अच्छा, दूसरे केस में क्या है? 900 का आपका डिफिसिट आ रहा है एंड आपका बैलेंस कितना था मेंटेन करने का? 10,000 का। तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा? ये 10,000 का लोन भी लेना है आपको। एक सेकंड में, 10,000 का आपका ये है मेंटेनेबल बैलेंस है, 900 का डेफिसिट है, तो आपको 10,000 का भी लेना है लोन यानी 900 का भी लोन लेना है, यानी आपका टोटल लोन अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,900 का। ठीक है, अब 10,900 का तो ले नहीं सकते, 10,000 का ले सकता हूँ, या तो फिर 11,000 का ले सकता हूँ। कौन सा लूँगा? 11,000 लूँगा, मतलब ज़्यादा हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 11,000 का लोन ले लोगे ना, आपका बैलेंस हो जाएगा 10,100। सेम यहाँ पे 27,960, आपका बैलेंस कितना है? कितना मेंटेन करना है? 10,000 का। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बनता है? 17,960। बट 17,960 तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो 17, यहाँ 18 कर दिया तो बैलेंस कम हो जाएगा, तो 17 इन्वेस्ट कर देंगे, कितना बचेगा? 10,960। यानी आपको बस देखना है कि जो फाइनल आपका आंसर आना है ना, वो मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल क्या है? अच्छा, याद करना चाहो तो ऐसा याद कर सकते हो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर अमाउंट लोअर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है उससे लोअर वाले रेंज पे जाओगे। अच्छा, और अगर आपको बोरिंग करनी है तो विल बी फॉर अमाउंट हायर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। बोरिंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, सिंपल। ठीक है, खत्म कैश बजट। इतना ही था, वो क्वेश्चन जो था वो प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। अभी इसका दूसरा टॉपिक कौन सा होता है जिसमें आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना होता है। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। ऑप्टिमम कैश बैलेंस ये इन्वेंट्री से लिंक्ड है, तो उसके लिए पहले अपने को इन्वेंट्री देखना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री का अपन देख लेते हैं, इन्वेंट्री का EOQ कैसे निकालते हैं। तुम्हारा वैसे ही कॉस्टिंग का है, मैं से ब्रशअप करा रहा हूँ और कुछ नहीं, कॉस्टिंग का है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? EOQ कैसे निकालते हो? 2AO/C। टू तो आता ही आता है, AO होता है एनुअल डिमांड, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, C आपका कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, उस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है। एंड नीचे C किस पे आता है? यूनिट के लिए आता है। 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम के लिए आपकी कैरिंग कॉस्ट आती है। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री का बेसिक फंडा क्या होता है? ये फॉर्मूला आया कहाँ से होता है? एक सेकंड, अपना कैश कैश कैश, ये रहा। ठीक है, इस फॉर्मूले का बेसिक फंडा क्या है कि ये आपका EOQ है। ठीक है, आपको पता है कि आप रीऑर्डर क्वांटिटी अगर कम करोगे, अगर आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी कम होगी तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, बट आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि एक यूनिट की इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा यूनिट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको होल्ड करने में भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सो वाइस वर्सा है, अगर रीऑर्डर क्वांटिटी कम होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, कैरिंग कॉस्ट कम होगी। ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उल्टा हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अपने को सिंपल करना क्या है? अपने को वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे तुम्हारा इन दोनों का टोटल मिनिमम आ जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का। ठीक है, वो कहाँ पे अचीव होता है? जहाँ पे ये दोनों इक्वल होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। एंड वो कहाँ पे अचीव होता है? इस जगह पे 2AO/C पे। ये निकालोगे ये आपको EOQ आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद के तुम्हारे वो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि अच्छा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकल के आएगा, अच्छा इसके अंदर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारे फॉर्मूले तो तुमने वहाँ देखे हैं यार इन्वेंट्री के अंदर। कॉस्टिंग के वैसे भी कॉस्टिंग का टॉपिक है, इसे ही स्टडी में तो कुछ दे नहीं रखा है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जिससे ही कैश मैनेजमेंट में तुम्हें काम आ जाए, तो मैं बस उतना ही समझा रहा हूँ जिससे कैश मैनेजमेंट ईजी हो जाए इससे। ठीक है, बाकी तो तुम्हें आता है, तुम्हारे कॉस्टिंग में कवर्ड होता है, FM का तो वैसे भी पार्ट नहीं है। बट हाँ, यूनिट दे रखी है, यूनिट के अंदर कुछ दे नहीं रखा है, नाम दे रखा है यूनिट 5-4 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आगे पेज पूरा खाली है। तो बस वही है कि है कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको तुम वहाँ देखना, कवर कर लेना। बाकी ये फंडा मुझे बताना था क्योंकि ये अपना लिंक होता है कैश से। अच्छा, अब कैश के अंदर हमने निकालना होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो एक स्कॉलर था, इकोनॉमिस्ट था, जिसको अपन बोलते हैं विलियम J. बाउमूल, मतलब मूल भाव, इसने नाम उल्टा कर लिया, भावमूल। तो ऐसा करके इसने इसका नाम पढ़ा कुछ। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, MCQ में नोट कर लेना, 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है। तो
इसने क्या बोला कि जो अपना इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री भी एक तरीके से कैश की तरह होता है, इन्वेंट्री भी एक तरीके से कैश की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को भी अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री की भी कैरिंग कॉस्ट होती है, सॉरी कैश की भी कैरिंग कॉस्ट होती है। क्या होती है कैश की कैरिंग कॉस्ट? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि कैश जितना भी आप अमाउंट होल्ड कर रहे हो, लेट से आपने 10,000 बैलेंस होल्ड कर रखा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 की, वो उसकी कैरिंग कॉस्ट बन गई। ठीक है, आप अगर अपना बैलेंस हाई मेंटेन करोगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे आपका यहाँ बढ़ रहा था कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड अगर आप 10,000 को अगर आप बैलेंस कम मेंटेन करोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों बोलते हैं? अच्छा, कैश आप कहाँ से लेके आते हो? कैश आपके गले में, सारा कैश तो गले में पड़ा नहीं रहता है। आप कैश को रिजर्व रखते हो, पार्क रखते हो, किसके अंदर रखते हो? आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हो, कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर रिजर्व इन्वेस्ट करके रखते हो। तो आप वहाँ से जब भी आपको कैश की ज़रूरत होती है, आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचते हो एंड फिर कैश लेके आते हो। करेक्ट? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचते हो फिर कैश लेके आते हो। ठीक है, तो अगर यहीं पे भी वही दुविधा आ जाती है, क्या जो मुझे डिसइन्वेस्ट करके लेके, क्या मुझे जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेच के आना चाहिए, क्या मुझे ज़्यादा अमाउंट का बेच के आना चाहिए या कम अमाउंट का बेच के आना चाहिए? ज़्यादा अमाउंट का बेचूंगा तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे बार बार नहीं बेचने जाना पड़ेगा, और बार बार बेचने पर हर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट होती है, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो मेरी वो कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कम अमाउंट ही बार बार बेच के लेके आऊँगा, लेट्स से मुझे 10,000 के, मैं पहले 10,000 लेके आता, अब मैं सिर्फ 100 रुपये बेच के लेके आ रहा हूँ, जब जरूरत पड़े तब 100 रुपये लेकर आ रहा हूँ, जब जरूरत पड़े तब 100 रुपये लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई। 100 रुपये होल्ड कर रहे हो आप, बाकी पैसा तो इन्वेस्टेड है, उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी 100 रुपये करके मुझे बार बार बेचना पड़ेगा, बार बार बेचना, कितने में बेचोगे? एंड हर एक बेचने पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है। तो इसलिए इसने बोला कि बाबूमूल ने कि आपका फॉर्मूला जो है ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालने का, दैट इज सेम एज जो आपका EOQ का फॉर्मूला है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल भी एकदम सेम है। कैसे? जैसे आप अगर रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी कम होती है तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, वैसे यहाँ पे होता है, अगर आप कम अमाउंट डिसइन्वेस्ट करके लेके आओगे तो आपको बार बार जाना पड़ेगा एंड आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट बैलेंस विड्रॉ करके लेके आ जाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए इसका ऑप्टिमम बैलेंस भी वहीं पर अचीव होगा जो इस फॉर्मूले से आता है, बस इसने उसके नाम चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे AOC आ रहा है, इसने क्या कर दिया, उपसी कर दिया कुछ, तो इसने ऐसा उप्स कर दिया इसने ऐसा, तो इसका फॉर्मूला है ऐसा, उप्स, आगे टू तो आता ही है, या फिर टुप्स बोल दो इसको। ठीक है, इसने ऐसा बना दिया। अब इसमें यू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है इसका, एनुअल या फिर मंथली कैश की डिमांड, या फिर कैश डिस्बर्समेंट बोलो, कैश की रिक्वायरमेंट, मतलब मंथली, एनुअली या मंथली आपको कितना कैश चाहिए वो आपको निकालना है, लेना है। यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रहा है, कि हर ट्रांजेक्शन की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पर ट्रांजेक्शन, आप जो कन्वर्ट करके लेके आ रहे हो उसकी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कितनी है। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, हाँ यहाँ पे UPSC भी आ सकता था वैसे, ठीक है, लेकिन ये उपसी है वैसे भी। ठीक है, तो ये एस है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस पर एनम और पर मंथ। ठीक है, अच्छा फर्क क्या है दोनों फॉर्मूले में, यहाँ पे आपका 1 यूनिट आता है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, जो अपना कैश होता है, कैश की यूनिट नहीं होती कोई, ये तो इसकी यूनिट है, कैश की यूनिट 1 रुपये ही होता है, तो जो यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे वो 1 रुपये हो गया, 1 रुपये ऑफ कैश बैलेंस, क्योंकि कैश की कोई यूनिट क्या होती है, कैश की यूनिट तो 1 रुपये ही होता है, कैश की यूनिट ही वैल्यू है 1 रुपये की वैल्यू। ठीक है, ऑफ कैश बैलेंस पर एनम और पर मंथ जो भी है उसको फॉर्मूले में डालोगे। अच्छा, अब ये NC जो यहाँ पे इसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोला गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये UPS का नाम ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा कह सकते हो, देखो कि यहाँ पे एनुअल के अंदर U आ रहा है ना, तो वो U यहाँ पे आ गया, ये कन्वर्जन पर ट्रांजेक्शन में P आ रहा है ना, ये P यहाँ पे आ गया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये S आ रहा है ना, ये S यहाँ पे आ गया। अब और कैसे बताऊँ मैं तुमको यही है, अब और क्या है, और कैसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आया UPS, जो भी ऐसे ही आया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एग्जाम्पल देख के खत्म करो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, MCQ में आ सकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट्स आर ₹20 lakhs, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज ₹10 ईच। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 10% पर एनम। ठीक है, तो 2 × 20 lakhs इंटू ₹10, 2 × 20 lakhs ₹10, नीचे आपका आ जाएगा ₹1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनुअल। ठीक है, तो ₹1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा,
1 रुपये का 10% 0.10, और ये पर एनम है तो ये साल भर का हो गया, नीचे 0.10 आ जाएगा। अच्छा, इतना तो ईओक्यू के अंदर भी पढ़ो कि अगर आपका ऊपर ए जो आ रहा है, जितने टाइम का पीरियड का आपका ए आ रहा है उतने टाइम पीरियड का आपका सी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एनुअल डिमांड आ रही है तो कैरिंग कॉस्ट भी इन्वेंट्री पर एनम आएगी। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करता है। अगर आप एनुअल कैश रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पर एनम आनी चाहिए, और अभी कैश रिक्वायरमेंट्स मंथली है तो आपकी ये कॉस्ट भी मंथली आएगी, पर मंथ आएगी। लॉजिकल, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 20,000 रुपीज़ को इसने क्या बोला है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अपन ने क्लास के अंदर बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करी थी कि ये आइडियली ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं है। इस फॉर्मूले से जो आया है आपका, ये ऑप्टिमम कन्वर्जन अमाउंट आया है। अपन ने क्लास में बात करी थी कि आइडियली इससे आपका ऑप्टिमम कन्वर्जन अमाउंट आया है, नॉट ऑप्टिमम कैश बैलेंस। बट इसने काफ़ी लूजली उसको ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल दिया। अच्छा, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है ना दोनों, ऑप्टिमम कैश बैलेंस एंड ऑप्टिमम कन्वर्जन अमाउंट बहुत अलग अलग चीज़ है, बट इसने लूजली दोनों को सेम ही बोल दिया है, लूजली, विच इज़ रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा ही है। एंड मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्लास में अपन गए थे, अभी जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इसको पढ़ लेना, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको, और एन आईसीए को भी पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर भी कभी कभी आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालने बोलेगा, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाना। अगर ऑप्टिमम कन्वर्जन अमाउंट निकालने बोले तब भी आप यही फॉर्मूला लगाना। आइडियली ऑप्टिमम कन्वर्जन अमाउंट ही है, इट इज़ नॉट ऑप्टिमम कैश बैलेंस, बट लूजली उसको उसने इक्वल बोल दिया तो अपन भी वैसे ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कुछ और चीज़ें निकालने बोल सकता है। क्या बोल सकता है आपको कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर एनम कितने होंगे। सिंपल, आप एक बार में 20,000 का कन्वर्ट करा के लेके आ रहे हो। अच्छा देखो, अपन ने इसको बोला ऑप्टिमम कैश बैलेंस है, लेकिन इसको यूज़ में कर रहा हूँ कन्वर्जन अमाउंट की तरह, कि आप एक बार में 20,000 कन्वर्ट करा के लेके आ रहे हो, एंड साल भर में आपको कितना चाहिए, 20 लाख, तो आप कितनी बार कन्वर्ट कराओगे, 20 लाख बाय 20,000। ठीक है, 20 लाख बाय 20,000 100 बार। कैसे निकला, U/C, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल है। ठीक है, दूसरा है कि एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, या फिर एनुअल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है। अच्छा, नंबर ऑफ कन्वर्जन जितना है उसका इंटू ₹10 ईच। मुझे 100 ट्रांजेक्शन करनी है, हर एक पर 10 रुपये लगती है, तो 100 × 10 1000। ठीक है, अच्छा, एवरेज कैश बैलेंस कितना है। एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकलता है, जैसे एवरेज इन्वेंट्री निकलता था, कैसे निकलता है, EOQ/2, यहाँ पे C/2, 20,000/2 10,000। अच्छा देख रहे हो, वहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस बोल रहा है, एंड फिर भी अपन एवरेज कैश बैलेंस किसी दूसरे अमाउंट को लेके चल रहे हैं। फ़र्क देख रहे हो, बट ठीक है, समझ रहे हो तुम कि है वो गलती है यहाँ पे, ऐसा ही कंसेप्चुअली। अच्छा, वो मॉडल का ही गलती है, ऐसे का गलती नहीं है, ये मॉडल का ही फ्लॉ है बहुत बड़ा। ठीक है, बट ठीक है, ऐसे ही लेना पड़ेगा। एवरेज कैश बैलेंस निकालना हो तो इसका जो भी यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला वैल्यू निकल के आई, उसका /2 कर देना, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 20,000 आप लेके आते हो, फिर वो गिर के 0 हो जाता है, फिर आप 20,000 लेके आते हो, फिर गिर के 0 हो जाता है, फिर 20,000 लेके आते हो, फिर गिर के 0 हो जाता है। तो एवरेज क्या हो गया, 20,000/2/0, 20,000 + 0/2, या तो 20,000 होता है 0 होता है, तो बीच का कितना हो गया, 20,000/2 10,000। ठीक है, यही है लॉजिक इसका। अच्छा, एनुअल कैरिंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी, आप कितना होल्ड कर रहे हो, 20,000, एवरेज कैश बैलेंस कितना है, 10,000, तो 10,000 का बैलेंस आपका एक तरीके से हर टाइम मेंटेन रहता है। 20,000 तो कम ज़्यादा होता रहता है, पहले 20,000 गया, फिर 0 गया, फिर 20,000 गया, फिर 0 गया, लेकिन एवरेज हर साल, पूरे साल 10,000 मेंटेन रहता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैरिंग कैश कैसे निकालोगे, 10,000 साल भर मेंटेन, 10,000 साल भर मेंटेन रहता है, 10,000 × 10% इज इक्वल टू 1,000। क्लियर, वही लिखा है, एवरेज कैश बैलेंस इंटू एस क्या है, 0.10, 10,000 × 0.10 इज इक्वल टू 1,000। खत्म, इतना ही था। चलो ठीक है, ये यूनिट भी खत्म हो गई। अभी अपन आते हैं आखिरी फाइनेंसिंग की तरफ। फाइनेंसिंग भी ऐसे हंसते खेलते खत्म हो जाएगी, एंड आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, फाइनेंसिंग में सबसे पहला है अपना टॉपिक विच इज़ मैक्सिमम परमिसिबल बाइंग फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी नॉर्म्स। ठीक है, ये इसको शॉर्ट पेपर MPBF बोलते हैं। मैंने आपको बात करी थी कि प्रैक्टिकली इरेलेवेंट हो चुका है, ये नॉर्म्स अभी डिफंक्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन में है नहीं, एंड तुम्हारे कोर्स में भी क्लियरली दे नहीं रखे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं किसी को क्या है कि कोर्स में नहीं होते हुए भी पता नहीं हर 3 अटेम्प्ट के अंदर इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाल देता है, हर 3 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाल देता है। मैंने तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, वो May 22 में आया था, उसको मॉडिफाई करके अपन ने उसका डिफिकल्ट वर्जन अपन ने क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, ध्यान हो तो,
ये 5 मार्क्स का मेरे 22 में आया था। अभी रिसेंट आरटीपी एमटीपी मैंने कभी देखा था जिसके अंदर ये एमपीबीएफ का डाल दिया है लोगों ने, तो इसलिए मैंने कवर कर रखा है कि कभी आ जाए भूले भटके से तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप निकालते क्या हो, ये जो कमेटी है ना पीएल टंडन कमेटी, इस लोगों ने कुछ नॉर्म्स बताए थे कि बैंक्स को, सारी बैंक्स को मिला के किसी भी कस्टमर को वर्किंग कैपिटल की कितनी फाइनेंसिंग देनी चाहिए, उसके कुछ नॉर्म्स बताए थे। एंड उन्होंने 3 नॉर्म्स बताए हैं। तीनों नॉर्म अपने को क्वेश्चन में आता है, अपने को क्वेश्चन में तीनों नॉर्म्स से अमाउंट निकाल के बताना होता है कि एमपीबीएफ का अमाउंट कितना आएगा, यानी बैंक्स टोटल फाइनेंसिंग कितना दे सकते हैं वर्किंग कैपिटल का। तीनों अप्रोच से निकाल के दिखा देते हैं, तीनों मेथड से, एंड अपना क्वेश्चन वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अपन तीनों नॉर्म्स देख लेते हैं, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेथड 1 के अंदर क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, नाम में ही है ना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, वो उसमें नहीं लिखा हुआ फॉर वर्किंग कैपिटल, लेकिन दिस इज फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि जो भी आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है उसका 75% सारे बैंक्स मिला के फाइनेंस कर देंगे। तो इसका आप 75% फाइनेंसिंग उठा सकते हो बैंक के थ्रू, बाकी 25% आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में बोला कि हम सिर्फ 75% ऑफ करंट एसेट्स फाइनेंस कर पाएंगे, उसमें से भी फिर करंट लायबिलिटीज को अलग से माइनस कर देना, क्योंकि वो तो तुम बाहर से कहीं से लेके आ गए फाइनेंसिंग। ठीक है, तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको याद करने का तरीका क्या है, एक एक करके ब्रैकेट को छोटा करते जाओ। पहले करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज में ब्रैकेट थी, अब ब्रैकेट को शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाना और इसको यहाँ कर दो, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हो गया, तो ये अमाउंट अभी कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, एक तरीके से समझो, इसमें था 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस 75% ऑफ करंट लायबिलिटीज, एक तरीके से ये था। यहाँ पे क्या हो गया, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस 100% ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो ये थोड़ा इसमें अमाउंट और कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा। तीसरे में बोला कि हम 75% ऑफ करंट एसेट्स कर तो देंगे फाइनेंसिंग, लेकिन उसमें से भी हम उन एसेट्स का फाइनेंसिंग नहीं करेंगे जो तुम्हारे कोर करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, उसका 75%। तो पहले तो कोर करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट माइनस करो, जो बचेगा उसका 75% लो, उसमें से फिर करंट लायबिलिटीज माइनस करना। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट और छोटी कर दी, यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर भी कुछ और माइनस कर दिया, कोर करंट एसेट्स सीसी है, समझा। तो एक एक करके ब्रैकेट की अमाउंट बहुत छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, अब कोर करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स जिनको इस नॉर्म्स के अंदर बोला गया है कि इनकी फाइनेंसिंग तो कंपनी को खुद ही करनी चाहिए, इनकी फाइनेंसिंग बैंक नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उनको अपन माइनस कर देते हैं। इतने समझ लो, भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे अपन इसके। ठीक है, क्योंकि ना तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, बस समझाने के लिए, कवर करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी क्लास में अपन ने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं कि सारे बैंक्स मिला के टोटल फाइनेंसिंग कितनी कर सकते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो तुमने अगर एग्जिस्टिंग बैंक फाइनेंसिंग ले रखी है वो भी उसके अंदर कवर हो जाएगी ना। मतलब लेट्स से तुम्हारा एमपीबीएफ का अमाउंट है 100 करोड़ का, एंड तुमने ऑलरेडी कुछ फाइनेंसिंग ले रखी है बैंक में से 10 करोड़ की, तो वो 10 करोड़ भी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। मतलब वो 10 करोड़ को मिला के 100 करोड़ ले सकते हैं अपन टोटल, ये कोई अलग से नहीं है, इसको मिला के अपन 100 करोड़ टोटल ले सकते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जो मेरे पास ऑलरेडी लोन ले रखा है मैंने, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले रखा है मैंने, वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है, वो भी उस लिमिट के अंदर आ गया। तो अगर उसको इंक्लूड करके मैं एक लिमिट निकाल के दिखा रहा हूं, तो क्या फिर वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आना चाहिए था लोन का अमाउंट? क्या वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आना चाहिए था? नहीं आएगा वो करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर तुमने ऑलरेडी कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ले रखी है बैंक की, अगर तुमने ऑलरेडी कोई शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंसिंग, अच्छा अभी घर जाके सोचोगे ना थोड़ा इसके ऊपर कि मैंने क्या बोला, मैंने जो भी पोक किया तुमको सोचने के लिए 2 मिनट सोचना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। वो ऐसे एकदम डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बोल के एकदम से, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने कहा था, वो 100, 150, 50 वही। ठीक है, समझ में आ जाएगा घर जाकर सोचोगे तो। अभी मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि ज़्यादा दिमाग अभी लगाना नहीं अपने को इस पर, जल्दी खत्म कर दे अपन इसको। ठीक है, एग्जिस्टिंग बैंक फाइनेंसिंग, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी तुमने कोई शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस ले रखा है तो उसको तुम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेशन करना, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, अगर तुमने उसको ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज में ले लिया तो तुमने इसके थ्रू अपना एमपीबीएफ कम कर दिया एक तरीके से। ठीक है, जबकि ये तो उसी का पार्ट है, ये तो उसी का पार्ट है एमपीबीएफ, और यही उसका अमाउंट को कम कर दे रहा है। बहुत शॉर्ट में बोला, बहुत ऊपर से बोला है मैंने, ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ऊपर से बोला है मैंने। ठीक है, थोड़ा घर जाके इस पर विचार करना, समझ में आ जाएगा। एंड अपन ने डिटेल इसका एक एग्जाम्पल भी बनाया था मैंने, तुम्हारे वो घर वाले का पापा वगैरह का एग्जाम्पल भी देते, अगर तुम्हें पापा तुम्हें इतना पैसा देते हैं और अगर उन्होंने यही कम कर दिया उसमें से, तो वो सब अपन ने बात करी डिटेल में। अभी इतने डेप्थ में नहीं जा रहा, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, सिंपल इतना समझ लो कि शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस लोन में नहीं आएगा, करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगा, खत्म। ठीक है,
क्योंकि बैंक्स कितना टोटल दे सकते हैं वही तो अपने को निकालना है, तो इसलिए अपन इसको करंट लायबिलिटीज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, अपन ने एग्जाम्पल देखा था, ये तो बहुत ईजी वाला था कैम्प। ठीक है, दूसरा अपन ने एग्जाम्पल देखा था ये मई 22 का अपन ने मॉडिफाई किया था। इसके अंदर आपके करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन से हैं? एक आपको पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है शॉर्ट टर्म, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है बैंक शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, एंड बाकी के अपने क्रेडिट और अपने बिल्स पेबल हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको जो करंट एसेट्स लेने हैं वो तो आपके सारे आ गए, ठीक है, एंड करंट लायबिलिटीज़ जो आप लोगे तो उस करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आप ये पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट तो ले लोगे शॉर्ट टर्म की करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, लेकिन आपका ये बैंक शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बैंक शॉर्ट टर्म लोन? क्योंकि यही आपका बैंक फाइनेंस है शॉर्ट टर्म, तो बैंक फाइनेंस को अपन नहीं ले सकते करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, बट ये पब्लिक डिपॉजिट्स को अपन ले सकते हैं क्योंकि ये बैंक फाइनेंस नहीं है, ये अपन ने खुद ने कहीं से कलेक्ट किया है, तो ये अपना आ जाएगा 100 रुपये का। तो जब अपन ने करंट लायबिलिटीज़ अपनी कैलकुलेट करी थी तो अपन ने ऑल करंट लायबिलिटीज़ ली थी एक्सेप्ट फॉर बैंक फाइनेंस एंड करंट लायबिलिटीज़ विच वॉज पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस ट्रेड क्रेडिट्स प्लस बिल पेबल। तो अपन ने ले लिया था ये बिल पेबल, ये ट्रेड क्रेडिटर एंड ये पब्लिक डिपॉजिट्स, ये अपना नहीं आया था बैंक शॉर्ट टर्म लोन, बाकी आ गया था। तो कोई इसके अलावा कोई और सोर्स है फाइनेंसिंग का वो ले लो, जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स है वो ले लो शॉर्ट टर्म, लेकिन लोन वाला बैंक से जो लिया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो नहीं आएगा। क्लियर? बस यही था। कोर करंट एसेट कितने हैं तुम्हारे वो तुमको क्वेश्चन में बता देगा, कोर करंट एसेट कितने क्वेश्चन में बता देगा, वो तुम्हें पता नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कोर करंट एसेट्स क्वेश्चन 20 lakhs ऑफ करंट एसेट्स आर टू बी टेकन एज कोर करंट एसेट्स, इसके अंदर भी बता दिया है कोर करंट एसेट टू बी ₹30 lakhs। ठीक है, तो ये घर जाके देख लेना, इतना सही था। अच्छा, अब बस लास्ट टॉपिक एनी खत्म। ठीक है, देखो अपन ने अप्रोचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल की बात करी थी, मतलब मैंने बताया नहीं था, बस मैंने टीज किया था स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, कि आपकी 3 इन्वेस्टमेंट होती है, 3 अप्रोचेस होती है इन्वेस्टमेंट करने की वर्किंग कैपिटल के अंदर, एक आपकी अग्रेसिव, एक मॉडरेट, एक कंजर्वेटिव। ठीक है, अच्छा लाइफ में हर चीज़ करने की 3 अप्रोच होती हैं, तीनों होती हैं, अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। ठीक है, वैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की भी ये तीनों अप्रोचेज हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अमाउंट वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट की बात करी थी ना, क्या मुझे सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रखना चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर, क्या मुझे 10 दिन का रखना चाहिए, या क्या मुझे 30 दिन का रखना चाहिए? 2 वाला एकदम कंजर्वेटिव, एकदम एग्रेसिव हो गया कि नहीं नहीं 2 दिन का करूँगा मैं, कोई कस्टमर आ जाएगा तो लात गाली जूते सब पड़ने चाहिए, मज़ा आएगा ना, उसमें मज़ा आता है। ऐसे न्यूज़ फैलनी चाहिए कि यहाँ पर दो गुटों में झड़प हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 दिन का रखूँगा। एक हो सकता है कि नहीं 10 दिन का सेफ़ है, ज़्यादा भी नहीं खर्चा करते हैं। एक बोलता है नहीं 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 भाई, हल्का सा भी ऊँच नीच नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई कस्टमर आ जाए तो उसको सब मिलना चाहिए, तो 30 दिन का रखेंगे अपन। तो 3 अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब तुम्हारे एग्जाम फॉर्म भरने वाले भी ऐसे ही होते हैं ना, 3 अप्रोचेस होती हैं। एक होते हैं अच्छा अभी फॉर्म आ गया ना, अभी भरता हूँ, बाद में साइट हैंग हो गई तो 2 महीने हैंग रही है साइट, तो अपन अभी भरते हैं। फिर अपने आते हैं मॉडरेट कि रुक जा भाई थोड़ा शांति, अभी तो बहुत फॉर्म खुला हुआ है, आराम से भरेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको मौत को छू के टक से वापस आना होता है, कि मतलब फील आना चाहिए कि बस अटेम्प्ट मिस होने वाला है मेरा बस। ऐसे कंप्यूटर पे हाथ तेज तेज डालने चाहिए एकदम लास्ट मोमेंट पे, वो अग्रेसिव वो होते हैं, लास्ट मोमेंट तक बढ़ते हैं। तो बस वही है, 3 अप्रोचेस होती हैं हर चीज़ की। मैं ये गई थी लास्ट डिफिकल्ट। ठीक है, बढ़िया है ना। मैं भी बहुत बार गया उसे, ऐसे सीए एग्जाम्स में हरकत नहीं करी मैंने। ये जिस एग्ज़ाम को मैं जज देता हूँ तो वहाँ पे ऐसी नहीं, ये बीकॉम वगैरह में तो मैंने बहुत किया है। इनफैक्ट मैं तो एक जगह पे 1 साल बाद गया था, 1 साल सेकेंड ईयर के अंदर तो मैं 1 साल बाद फॉर्म भरने गया था, वो बोले गया वो एग्ज़ाम अब। विथहेल्ड। छोड़ो, तो ये अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, अच्छा मीनिंग क्या है इनके अंदर? अग्रेसिव के अंदर आप लो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखते हो, मॉडरेट के अंदर आप मॉडरेट अमाउंट रखते हो, कंजर्वेटिव में आप हाई वर्किंग कैपिटल अमाउंट रखते हो। आप मेजर कैसे करोगे कि ये लो है, ये मॉडरेट या हाई है? विथ रिस्पेक्ट टू योर फिक्स एसेट्स। तो अगर आपने फिक्स एसेट के कंपेरिजन में कम करंट एसेट रख रखे हैं, दैट मीन्स आपका लो रेशो है। अच्छा, फिक्स एसेट्स आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। जितना आपका फिक्स एसेट्स है उतना ही आपका उसका थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन आपका, अगर आपके फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा कर दिया तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए अपना बेसिक रेशो कैसे है मेजर करने का? करंट एसेट बाय फिक्स एसेट रेशो। ठीक है, अगर आपके करंट एसेट फिक्स एसेट के रेशो के कंपेरिजन में कम है तो आपका लो रेशो है। अगर मीडियम है, लेट्स से यहाँ पे आपका रेशो आता है 0.10 का, फिक्स एसेट्स का 10% आप करंट एसेट में रखते हो, यहाँ पे आपका आता है 0.025 का, सिर्फ 2.5% ही रखते हो। यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव के अंदर आएगा 0.20 का, कि फिक्स एसेट्स का 20% में रखता हूँ कैश करंट एसेट्स के अंदर। ये रैंडम नंबर्स दिए मैंने। ठीक है, ऐसा कोई रेंज नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का हाई है
यहाँ से यहाँ तक का लो है, यहाँ से यहाँ तक का मॉडरेट है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव देखने जाओगे, इन तीनों को कंपैरेटिव देखने जाओगे, तो अगर किसी को अग्रेसिव बोलना हो तो किसको अग्रेसिव बोलोगे? इसी को बोलोगे। किसी को मॉडरेट बोलना हो तो इसको बोलोगे, किसी को अग्रेसिव बोलना हो तो इसको बोलोगे। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हो तुम बोलोगे ना। अच्छा, दोनों का फायदा नुकसान क्या है? सबका एक फायदा है, क्या नुकसान है? अग्रेसिव का फायदा क्या है कि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रही है, इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम फंस रही है करंट एसेट्स के अंदर। तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट कम फंस रही है करंट एसेट्स के अंदर, तो इसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो जाएगी, इसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी, इसके टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, एंड इसलिए इसकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ये स्टॉक मेंटेन कम कर रहा है। इस स्टॉक के अंदर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी इसकी, ठीक है। लॉजिकली समझ लो, इसकी कैपिटल कम है ना, तुम्हें पता है करंट एसेट्स में कैपिटल लग रही है, वो ब्लॉक कम हो रही है, टोटल एसेट्स कम हो रहे हैं, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी, सिंपल। मॉडरेट वाले की मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कंजर्वेटिव वाले की कम आएगी प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एसेट्स बढ़ के बैठा हुआ है, उतने तो बिक ही नहीं रहे इसके, तो इसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही है, टोटल एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी लो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अच्छा, और क्या इंपैक्ट हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? अग्रेसिव वाले की लिक्विडिटी बहुत लो है, लिक्विडिटी इसकी बहुत लो है। क्यों? क्योंकि इसके पास करंट एसेट्स ही नहीं है, इसने करंट एसेट रख ही नहीं रखे, इसके पास कैश एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, इसके पास स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ, इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अगर इसको लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की कैपेसिटी। तो अगर इसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस अराइज हो गई, इसके लाइबिलिटीज सारे एकदम से पे करने के लिए आ गए, दुकान में आ गए सारे के सारे उठ के कि पे कर, तो इसके पास है ही नहीं कुछ, इसके पास करंट एसेट ही नहीं है बेचने के लिए, तो इसकी लिक्विडिटी बहुत लो है, ठीक है। दूसरा, इसके पास रिस्क ऑफ लॉस सेल्स है। जैसे मैंने एग्जांपल की बात करी थी कि आपके आपको पूछा कॉफ़ी, आपने पूछा सर हॉट या कोल्ड, बोला मैम कोल्ड, मेरा दूध तो नहीं है सर। तो आप देखो ना आपकी कितनी सारी सेल्स लॉस्ट हो गई। तो कॉफ़ी गई आपकी, दूध नहीं बिका, पानी नहीं बिका, बर्फ़ के क्यूब नहीं बिका आपका, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें नहीं बिकी और झगड़ा वगैरह और हो गया, तो रिस्क ऑफ लॉस सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी मॉडरेट लिक्विडिटी है, मॉडरेट के अंदर मॉडरेट लिक्विडिटी, कंजर्वेटिव के अंदर बहुत हाई लिक्विडिटी है, बहुत हाई लिक्विड, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक भर रखा है आपने, इतना स्टॉक तो बिकना नहीं है आपका जितना आपने भर रखा है, तो लिक्विडिटी बहुत हाई है उसके अंदर, क्योंकि करंट एसेट बहुत पड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हो, ठीक है। ये है आपकी अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी यूनिट चैप्टर का है वो इसी के ऊपर है, देख लेना, बहुत ईजी सा है, ठीक है। अब दूसरा है अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब फर्क है दोनों चीज़ों में, ठीक है। ये था इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, इसमें आपको अमाउंट डिसाइड करना है, इसमें आपने अमाउंट डिसाइड कर लिया है, अमाउंट के बाद उसका मोड डिसाइड करना है। देखो हर चीज़ के अलग अलग अप्रोचेस हो सकती है ना। कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म में अग्रेसिव होते हैं, लेकिन पढ़ाई करने में वो कंजर्वेटिव होते हैं। देखो फॉर्म तो तुमने भर दिया एग्जाम का, एकदम एग्रेसिव, एकदम लास्ट मौत को छू के टक से वापस आए थे कि चल मेरा अटेम्प्ट बच गया, 1 मिनट से अटेम्प्ट बचा है तुम्हारा भी, ठीक है, वो ऐसा तुम अग्रेसिव हो। अब एग्जाम की तैयारी तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, एग्जाम की तैयारी तो तुम बहुत अच्छे से करते हो, क्योंकि एग्जाम को तुम इंपॉर्टेंस देते हो, तवज्जो देते हो। तो अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग चीज़ में अलग अलग अप्रोचेस लगती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड करने में तुमने अग्रेसिव फॉलो कर ली, जरूरी थोड़ी तुम फाइनेंसिंग में भी अग्रेसिव फॉलो करो, वहाँ पर तुम मॉडरेट फॉलो कर सकते हो। हर चीज़ अलग अलग चीज़ के अलग अलग अप्रोच। यहाँ पर तुम्हारा फाइनेंसिंग में जब तुम आ रहे हो तो तुम्हारा अमाउंट डिसाइड हो चुका है, आपसे फाइनेंसिंग के सोर्स की बात हो रही है कि उसमें कौन से अप्रोचेस है, ठीक है। वी हैव डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बट वी आर नाउ फाइनलाइजिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या अप्रोचेस है? वही अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा, फर्क क्या होता है तीनों के अंदर? देखो आइडियल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, परमानेंट मतलब जो हर टाइम रहती है, वो लॉन्ग टर्म से फाइनेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी रिलीज ही नहीं होनी, वो रिलीज नहीं होनी है, तो उसका अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म से लोन में ले लिया तो आप उसका पेमेंट कैसे करोगे? ठीक है, क्या हो गया? अगर आपकी परमानेंट कैपिटल है आपकी जो परमानेंट कैपिटल है वो आपको परमानेंट बना के रखनी है, ठीक है, ये आपकी 5, 6, 10 साल तक टिकी रहेगी। दैट मीन्स आप इसको रिलीज़ नहीं कर सकते। इसको रिलीज़ नहीं कर सकते तो इसके लिए जो आप इसको जहाँ से आप इसके लिए आप जहाँ से लोन लेके आ रहे हो, अगर वो लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर ठीक है, क्योंकि ये भी रिलीज़ नहीं होगी एंड लॉन्ग टर्म लोन भी 5, 6, 7 साल बाद देना है, तो चलो सेफ अपन। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप इसको 6 महीने के अंदर आपको रीपे करना पड़ जाएगा। तो जब आप इसको रिलीज़ ही नहीं करने वाले तो 6 महीने में इसको रीपे कैसे करोगे? तो आइडियली परमानेंट वाला आपके लॉन्ग टर्म से आना चाहिए एंड फ्लक्चुएटिंग वाला जो होता है, टेम्परेरी वाला वर्किंग कैपिटल जो होता है, बात करी थी जिगजैग जाता है जो जिगजैग फेस्टिव सीजन वाला, वो आपका टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि फेस्टिव सीजन के लिए आया था। वो पटाखों की दुकान जो अपन एक्सटेंड कर देते हैं वो तो 2 महीने के लिए ना, बस 2 महीने के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। 2 महीने के बाद अपन वर्किंग कैपिटल को रिलीज कर देंगे। वो रिलीज कर देंगे तो उसके लिए अपन शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, क्योंकि रिलीज हो गए उससे अपन शॉर्ट टर्म लोन को पे कर पाएंगे। तो आइडियल बात क्या है? परमानेंट के लिए आपके पास आनी चाहिए लॉन्ग टर्म और टेम्परेरी के लिए आपके पास आनी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग के लिए आनी चाहिए आपके पास शॉर्ट टर्म।
वही मॉडरेट अप्रोच है। मॉडरेट वाला क्या बोलता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल आएगी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, फ्लक्चुएटिंग टेम्पररी आएगी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। ठीक है। अग्रेसिव क्या बोलता है, अग्रेसिव क्या बोलता है, ये बोलता है मैं तो परमानेंट वाले को भी के अंदर भी शॉर्ट टर्म मिक्स करूंगा, मैं तो परमानेंट वाले के अंदर भी शॉर्ट टर्म मिक्स करूंगा। मतलब ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रेशर आना चाहिए क्रेडिटर्स का, ऐसे लेंडर्स का प्रेशर आना चाहिए, ऐसे गला पकड़ना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। ऐसे थोड़ी प्यार से बात अपने से भी तो करे, लात पैरों से, तो मजा आएगा अपने को थोड़ा सा। ठीक है। ऐसे घर वर बिकने की कगार तक अपने आना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता लाइफ में। तो ये वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लेके आ जाएगा। ठीक है। एंड जो फ्लक्चुएटिंग है उसको तो शॉर्ट टर्म से ही लेके आएगा ना, वो तो शॉर्ट टर्म से चाहिए, उसको तो शॉर्ट टर्म चाहिए ही चाहिए। परमानेंट के अंदर शॉर्ट टर्म लेके आ जाएगा। ठीक है। कंजर्वेटिव आदमी क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं यार अपने को डर लगता है, अपने को डर लगता है, अपने को लेंडर्स लोगों से डर लगता है, अपने को लिस्ट मांगता ही नहीं है, तो अपन तो फ्लक्चुएटिंग वाले को भी लॉन्ग टर्म में मिक्स कर देंगे, टेम्परेरी के अंदर भी अपन लॉन्ग टर्म लेके आ जाएंगे। क्या पता गलती से गला पकड़ ले तो मैं दो महीने के बाद पे नहीं कर पाऊँ, क्या पता फटाके ना बिकें तो, ठीक, क्या पता ना बिकें तो मैं पैसा नहीं दे पाऊँ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ रहूँगा मैं। बस समझ के ये फ़र्क था, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या सीन है, वापस प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी आ गई। ठीक है। एग्रेसिव की प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, क्यों हाई होगी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म घुसा दिया परमानेंट के अंदर भी, शॉर्ट टर्म सस्ता होता है। क्या हो गया, खो गए, फिर जोन आउट। ठीक है चलो, तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सीन है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हाई रहेगा अग्रेसिव का, क्यों, क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म ज़्यादा ले रखा है, ये परमानेंट वाले को भी शॉर्ट टर्म से लेके आया, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज सस्ते होते हैं, पता है ना। शॉर्ट टर्म सोर्सेज सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क कम होती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज की रिस्क ज़्यादा होती है, तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म की कॉस्ट कम है, इसकी शॉर्ट टर्म ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी ना, सिंपल। मॉडरेट की प्रॉफिटेबिलिटी मॉडरेट रहेगी, कंजर्वेटिव की प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लेके आ गया और लॉन्ग टर्म की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल। ठीक है। अब आते हैं अपन लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी मतलब पैसा कितना अवेलेबल है अपने पास, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितना जैसे पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अग्रेसिव वाले की लिक्विडिटी का क्या सीन है, बहुत लो, बहुत लो, क्योंकि ये तो देखो जहाँ शॉर्ट टर्म से पैसा नहीं लाता वहाँ पे शॉर्ट टर्म का पैसा लेके आ गया, इसने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस अगर तुम्हारे पास इतने आ गए, 2 महीने बाद आ जाएंगे पैसा लेने के लिए, इनसे लाएगा कहाँ से, लाया कहाँ से, ये तो पैसा परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, उसको बेच थोड़ी पाएगा, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिलीज हो ही नहीं पाएगी, तो 2 महीने बाद लोन का रीपेमेंट कहाँ से करेगा, तो इसके लिक्विडिटी के इशूज़ आ जाएंगे। तो जो इसको था ना कि मज़ा आना चाहिए, गला पकड़े कभी आके लेंडर, तो इसका पकड़ेगा लेंडर इसका गला आके। ठीक है। लात जूते गाली सब पड़ेगी इसको। ठीक है। मॉडरेट वाले का क्या सीन है, इसका लिक्विडिटी मॉडरेट है। ठीक है। कंजर्वेटिव का क्या सीन है, इसकी लिक्विडिटी हाई रहेगी, क्यों, क्योंकि इसके तो आनी ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं मांगने वाला कभी, ये लॉन्ग टर्म है, ये तो लॉन्ग टर्म था ही, जहाँ पे शॉर्ट टर्म लेना था वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लेके आ गया, तो मांगने नहीं आएंगे पैसा इससे, तो नहीं आएंगे तो अपनी ऑब्लिगेशंस कम है, अपन आराम से अच्छी लिक्विडिटी उठाएंगे। बस यही था, चैप्टर खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल हंसते खेलते ख़त्म हो गया ना, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया चैप्टर। ठीक है। सो गाइस, हमारा लास्ट रिवीजन सेशन इस रिवीजन 360 सीरीज़ का कंप्लीट हो चुका है। वर्किंग कैपिटल हमने एकदम क्लोज कर दिया है। ठीक है। अभी तक आपको यूनिट 1 और 2 का क्वेश्चंस जो थे वो आपके होमवर्क में थे। अभी इस सेशन के बाद में अब बाकी की सारी यूनिट्स, यूनिट 3, 4 एंड 5 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। ये रहा आपका OCW ट्रैकर। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से उठा सकते हो। अच्छा, अगर आप सीरीज़ में नए हो तो OCW ट्रैकर एक बहुत ही हेल्पफुल सा रेवोल्यूशनरी ट्रैकर है जो बच्चे की काफ़ी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपका रिविजन काफ़ी अच्छे से हो गया होगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस चैप्टर की। ऑब्वियसली आप एक बार घर जाके क्वेश्चन ब्रशअप करोगे एंड ये सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप करोगे, ये सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क में है वो एक बार आप सॉल्व कर लोगे, तो ये यूनिट्स आपकी बहुत स्मूथली रेडी हो जाएगी, चैप्टर आपका बहुत स्मूथली रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली हो, काफ़ी हेल्पफुल रहा हो ये सेशन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो के अंदर हेल्पफुल पॉइंट क्या लगा। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दैट मेक श्योर कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो पीयर्स हैं, वो भी इस वीडियो पे अपना ट्रस्ट कर पाएंगे अपने रिविजन पर्पस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। दैट वाज द लास्ट सेशन। आगे जितने भी रिसोर्सेज आने वाले हैं FM 360 सीरीज़ के अंदर, बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, दैट आई विल बी अनाउंसिंग सून ऑन दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करने ला, वहाँ पे अपन वील बी शेयरिंग ऑल द अपडेट्स फॉर द अपकमिंग रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच गाइस।